morning, dear students. Welcome to Manish Ruthaiya classes. Today we will discuss about the most important topics, टिश्यू अर्थात ऊतक. आज हम लोग जो है टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ऊतक. अब देखिए ऊतक होता क्या है या टिश्यू होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप कहीं भी जा रहे हो और कोई भी भारी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई वेट दे दिया गया जिसका वजन जो है आपको 1 kg है, ठीक है, और आपसे कहा जाए आप इसको अकेले उठाइए, तो आप जो है आसानी से उसे उठा सकते हैं. चलिए हमने आपका वेट जो वस्तु थी उसका वेट हमने बढ़ा दिया, 50 kg कर दिया. मे बी आप ट्राई करते हैं और आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है. बट अगर हमने कहा नहीं अब आपको जो है 1 कुंटल या 100 किलो से भी अधिक वेट आपको दे दिया जाए और आपको उठाने के लिए कहा जाए, तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा पाएंगे. तो इसके लिए आपको जो है कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी. आप अपने फ्रेंड सर्किल या जो आसपास में जो भी व्यक्ति हैं उनसे मिलके उनकी सहायता करने के बाद उनके साथ में आप जो उस वस्तु को ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है. उसी तरह से जो ऊतक होता है यह कोशिकाओं का समूह होता है जो दिखने में सेम होते हैं, यानी जो भी कोशिकाएं होती है वो दिखने में सेम होती हैं और वो ग्रुप बना के किसी भी एक कार्य को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए हम उसको ऊतक कहते हैं. जैसे अगर हमने कहा कि ये हमने एक जीरो बना दिया, ठीक है, ये सिंगल है, सिमिलर है, यानी दिखने में आपको सर्कल दिख रहा है. दूसरा हमने बना दिया, ये भी आपको सर्कल गोल सा दिख रहा है, ठीक है. इस तरह से हमने बहुत सी कोशिकाएं ले ली, ठीक, और ये जो कोशिकाओं का समूह होता है इसी को हम जो है ऊतक कहते हैं, ठीक है. यानी ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज द टिश्यू. और ये जो है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन जो भी हमारे बॉडी के जो कार्य होते हैं उनको ये ग्रुप बना के ही कंप्लीट करते हैं, इसीलिए जो इनको ऊतक कहते हैं. यानी ऊतक जो है, ऊतक हमारा कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी भी कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है ये भी पढ़ेंगे कि ऊतक क्या है, ठीक है. यानी हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा कि ऊतक, ठीक है, यानी टिश्यू की अगर बात करें हम तो इसकी जो मीनिंग है हमारी टिश्यू ऊतक होता क्या है, ठीक है. देन इसका हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का कार्य. ठीक है, अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या कार्य है. उसके साथ ही साथ हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, यानी इसके प्रकार. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू जो होते हैं यानी कि ये इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल ऑफ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इज नोन एज टिश्यू. यानी कोशिकाओं का वह समूह जो दिखने में समान हो तथा इनकी ओरिजिन भी जो है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भी ये समान होते हैं और ये किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं, उसे हम जो है ऊतक कहते हैं, ठीक है. यानी अगर टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ द सेल, ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ फंक्शन, यानी कोशिकाओं का समूह जो किसी भी कार्य को संपन्न करता है. ये तो हो गया हमारा कोशिका क्या होती है, यानी ऊतक क्या है. दूसरा टॉपिक होता है आपका फंक्शन ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें कोशिकाओं का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है. जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर हम यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें या यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है
वो सब जो है एक ही कोशिका में अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, यानी उनकी जो भी लाइफ प्रोसेसेस होता है, वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्क्रीशन की, रेस्पिरेशन की, न्यूट्रिशन की या मूवमेंट्स की, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब जो है एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाते हैं। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, या जो भी जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, तो उनमें ये कोशिकाएं जो है एक ग्रुप बनाती हैं, और ग्रुप बनाने के लिए अपने सभी कार्य को अलग अलग रूप से जो है करती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना समूह बना के रिस्पिरेशन में भाग लेती हैं, कुछ कोशिकाएं जो आपका न्यूट्रिशन यानी पाचन या डाइजेशन में भाग लेती हैं, उसके साथ साथ बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिल के जो है मूवमेंट या गति में भाग लेती हैं, और कोशिकाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं। इस तरह से ये सभी जो है हमारे कोशिकाओं में अपना अलग अलग बॉडी में जो है अपना अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का कार्य देखें, तो किसी भी बहुकोशिकीय जीव में जितनी भी जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं वो ऊतक के ही द्वारा होती हैं, और सभी ऊतक जो है अपने अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि सबसे जो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है वो हमारा होता है सेल, अर्थात कोशिका। कोशिका का जो ग्रुप बन जाता है वो हमारा टिश्यू हो जाता है। फिर बहुत से टिश्यू मिलके जो है आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और बहुत से आर्गन्स मिलके हमारे फिर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं, सिंगल कोशिका ये जीवन की हमारी मौलिक इकाई होती है। फिर कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और बहुत से ऊतक मिलके हमारे आर्गन्स यानी किसी अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत से अंग मिलके हमारे बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन की बात करें, तो इनमें बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और वे कोशिकाएं आपस में ग्रुप बना के जो है ऊतक का निर्माण कर लेते हैं, और ये ऊतक मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं, और फिर जो हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारे हाथ क्या है, ये एक आर्गन्स हो गए। अब इस हाथ का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें उंगलियां अलग हैं, उंगलियों के अंदर हम देखें फिर बोन्स अलग है। बोन्स का भी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे टीएस काट के, जिसमें हमारे बोन मेरो का भी हो गया, फिर इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी जितने भी पार्ट्स हैं सब इसमें बने हैं। बोन्स में भी देखें फिर कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी अगर जितने भी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब मिलके जो है उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग करते जाते हैं, और फिर जाके लास्ट जो हमारा सबसे छोटा यूनिट मिल जाता है वो सेल का होता है। ठीक, इस तरह से सभी ऑर्गन्स मिलके हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया हमारा फंक्शन। यानी आपसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ द टिश्यू इन multicellular organisms, we can say that the function of the tissue in humans or other multicellular organism like respiration, nutrition, movement, excretion, and in other words we can say that all the process completed by tissue in human body and other plants. Next topic is the types of the tissue. बेसिकली जो टिश्यू है ये हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि हमारे जो अगर आज पे देखें तो जो लिविंग थिंग्स है वो हमारे 2 टाइप्स के, जिसमें हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधे और जो है जंतु, ये 2 हैं। तो इन दोनों के आधार पर, यानी पौधों में जो ऊतक होते हैं, यानी पौधों में जो टिश्यू होते हैं उनको अलग कैटेगरी बनाई गई, और जो एनिमल्स यानी जंतुओं में जो ऊतक हैं उनको भी अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो है सिर्फ प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और प्लांट टिश्यू को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ द टिश्यू या ऊतक के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिश्यू या ऊतक के प्रकार। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बेस में देखें तो बेसिकली जो हमारा यानी मुख्य रूप से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लांट को हम पादप ऊतक भी कहते हैं, हिंदी में इसको पादप ऊतक, और ये हमारा जंतु ऊतक।
अब देखिए जो प्लांट ऊतक है यानी प्लांट टिश्यू, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो वे टिश्यू, ठीक है, या वे ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं उनको हम पादप ऊतक कहते हैं, और वे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं उनको हम जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट्स में कितनी कैटेगरी बनाई गई है। तो प्लांट को जो है मुख्य रूप से इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका मेरिस्मेटिक, और दूसरा जो है आपका परमानेंट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं विभिज्योतक, और इसको हम बोलते हैं स्थायी। ठीक है, अब देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें अगर हम, तो इसे हिंदी में विभिज्योतक और स्थायी। देखिए विभिज्योतक का मतलब होता है विभाजन, यानी वे टिश्यू या वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, यानी वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं, उनको जो हम विभिज्योतक ऊतक कहते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर हम इसको तोड़ दें तो 2 मार्कर में डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही साइड से लिखा जा सकता है, दोनों साइड से नहीं लिखा जा सकता। बट अगर हम किसी पेंसिल की बात करें तो पेंसिल को आप तोड़ते हो और दोनों पेंसिल से आप लिखने का काम कर सकते हैं, यानी वो 2 पेंसिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसी तरह से ये जो विभिज्योतक ऊतक होते हैं मोस्टली प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। तो इनमें जो ऊतक होते हैं ये विभाजन होने की क्षमता रखते हैं, यानी 1 से 2 होने की क्षमता इनमें होती है। 2, 4 ऐसे जो है ये डिविजिबल होते हैं, यानी कि इनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए इनको हम विभिज्योतक ऊतक कहते हैं। और जो स्थायी ऊतक होते हैं ये जो है इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी कि ये जो है 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे अगर आप देखें अपने ह्यूमन लाइफ में देखें, एक छोटा बच्चा होता है तो उसमें जो है समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, 10-15 साल 20 साल तक का होता है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है, यानी जैसे उसकी एज काफी हो जाती है, 30-35 बाद हो जाती है, तो धीरे धीरे वो ओल्ड होने लगता है। यानी कि अगर हम 30-40 साल तक की बात करें तो किसी भी इंसान की जो पावर होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, यानी उनमें ताकत जो है अधिक होती है। बट जब स्टार्टिंग में जब वो बच्चा रहता है तो उसकी ताकत कम रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्षमता होती है कि वो अपनी पावर को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। उसी तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो विभिज्योतक ऊतक होते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे जो पुराने होती जाती हैं, ये स्थायी में कन्वर्ट होती जाती है, यानी कि इनमें फिर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस बेस पे जो है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है यानी विभिज्योतक ऊतक, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एपिकल या इसी को हम बोलते हैं शीर्षस्थ। दूसरा है आपका इंटरकैलरी या इसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट। लास्ट आपका लैटरल। ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लैटरल मेरिस्मेटिक, इसमें इसको हम बोलते हैं पार्श्वी विभिज्योतक ऊतक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एपिकल अगर हम देखिए, अगर एक किसी भी प्लांट्स की बात करें हम, तो मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमने 3 पार्ट्स बना दिया और इधर से कुछ लीफ हमारी निकली पड़ी है। ठीक है, तो जो ये मान लीजिए सॉइल वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये सबसे ऊपर वाला, इसको हम जो है इस पार्ट को जो हम बोलते हैं एपिकल, यानी ये हमारा शीर्षस्थ हो गया। इस वाले भाग में जो भी टिश्यू पाए जाते हैं हम उनको एपिकल टिश्यू कहते हैं। और एपिकल टिश्यू की जो क्षमता होती है, इनमें ये क्षमता होती है कि किसी भी प्लांट्स में उनकी लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी पौधे की लंबाई बढ़ती है तो वो जो है एपिकल टिश्यू के द्वारा होती है।
और किसी भी पौधे की जो लंबाई बढ़ती है वो हमेशा ऊपरी वाले पार्ट से होता है, ये नहीं वो नीचे वाली कोशिकाएं जो बढ़ती जाती हैं उसके बाद अरेंज होती जाए फिर वो बढ़ता चला जाए। जब भी आप किसी भी प्लांट्स की ब्रांच को देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो शाखा होती है वो नई वाली, यानी यहाँ पे नई पत्तियां निकलती हैं, नई ब्रांचेज निकलती जाती हैं। तो वहां पे जो ऊतक पाया जाता है, जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम एपिकल टिश्यू कहते हैं, यानी कि एपिकल टिश्यू इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स ब्रांचेज और प्लांट सेल्स। देन आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट्स फाउंड इन द नोड बिटवीन नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, जैसे ये हमारा आप अगर शुगर केन का प्लांट देखें, गन्ने का देखें तो गन्ने में बीच में गांठ पाई जाती है, तो उन गांठ के बीच में यानी उन दोनों ज्वाइंट के बीच का जो टिश्यू होता है हम उसको इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटरकैलरी या हम इसी को अंतर्विष्ट बोलते हैं। ठीक है, अंतर्विष्ट यानी यहाँ पे जो बीच में पाया जाता है इनके, ये अंतर्विष्ट, और ये जो है इनकी ज्वाइंट को यानी उनको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच का जो डंठल होता है जिसे हम पर्णवृत्त बोलते हैं, उनकी भी लेंथ बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं इंटरकैलरी मेम्ब्रेन, और इनकी ज्वाइनिंग को भी ये सपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आपका जो लास्ट है लैटरल या हम इसको पार्सी बोलते हैं, तो ये जो है पौधों की या किसी भी ब्रांच के चारों तरफ, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पार्श्वी या लैटरल यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये जो लैटरल वाले टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट्स है तो उसकी जो मोटाई होती है, मोटाई बढ़ाने में उनका जो मेन रोल होता है वो लैटरल टिश्यू है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है या पार्श्वी ऊतक के द्वारा। और उनके बीच का जो ज्वाइनिंग होती है, यानी कोई भी ट्री है उसका स्टेम यानी तना के बाद फिर उसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं, तो उन दोनों के बीच का जो वहां पे जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम इंटरकैलरी टिश्यू या अंतर्विष्ट टिश्यू ऊतक कहते हैं। उसके बाद सबसे जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उसको हम जो है शीर्षस्थ या एपिकल टिश्यू कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास एक प्लांट्स की ब्रांच है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये आपका स्टेम यानी तने वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये आपका ब्रांच वाला पार्ट हो गया, और सबसे ऊपरी वाला ये जो पार्ट है ये आपके शीर्षस्थ यानी कि यहाँ पे जो ऊतक पाए जाते हैं। ये आप देखिए ये जो नई पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है, जहां पे जो ऊतक पाए जाते हैं इनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शीर्षस्थ विभिजोतक ऊतक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और सिर्फ ये जो ऊतक होते हैं कोई जरूरी नहीं कि इस ब्रांच की सबसे ऊपरी वाले पार्ट पे पाए जाए, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, इस वाली ब्रांच का भी जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होगा, सबसे आखिरी वाला नया वाला पार्ट होगा, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। इस पत्ती का भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो ऊतक होंगे वो हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। ठीक है, ये तो हो गया, ये हमारी जो है प्लांट्स की लंबाई में हेल्प करते हैं, यानी प्लांट्स की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। दूसरा आपका आता है इंटरकैलरी या जिसको हम जो है अंतर्विष्ट विभिजोतक ऊतक। तो अंतर्विष्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं, जैसे एक ये आपका, तो यहाँ पे जो इनकी जो ज्वाइनिंग है यानी यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग के लिए जो पार्ट्स होता है, यहाँ पे जो ऊतक पाए जाते हैं हम इसको इंटरकैलरी में टिश्यू कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या ये जो ब्रांचेज हैं इनके बीच के जो टिश्यू होते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। फिर ये आप देख रहे हैं पत्तियों के बीच के पत्तियों को अगर हम तोड़ के देखें तो यहाँ पे भी छोटा सा एक डंठल पाया जाता है, इनमें जो टिश्यू होते हैं वो भी हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या अंतर्विष्ट टिश्यू होते हैं। देन आपका लास्ट वाला जो इसका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्वी विभिजोतक ऊतक, तो ये जो आपकी मेन पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका स्टेम का, तो इसकी जो मोटाई होती है इनको बढ़ाने के लिए यानी इस वाले पार्ट्स में जो होता है वो जो टिश्यू होते हैं उनको हम जो है पार्श्वी विभिजोतक ऊतक कहते हैं या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पौधों का जो विभिजोतक ऊतक होता है
ठीक है, जिनमें विभाजन की कैपेसिटी होती है वो पाए जाते हैं, और इसी विभाजन के यानी इस ग्रोथ के बेस पे ही जो मेस्मेटिक टिश्यू है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, यानी कि वे ऊतक जिनमें ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं होती, विच टिश्यू डज नॉट एबिलिटी टू डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। अब इनको भी देखें तो ये भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो पहला जो आपका होता है परमानेंट टिश्यू, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपका सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, ठीक है। उसके बाद है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यानी सिंपल का जो है हम इसको सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, सरल स्थायी ऊतक, और ये जो है आपका जटिल स्थायी ऊतक। अब देखिए इनको सरल और जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं भाई? अगर इनका हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द स्ट्रक्चर, permanent tissue divided into 2 parts, simple permanent tissue and the complex permanent tissue. In this simple permanent tissue, the cell structure is very simple, so like some circles. इनमें जो होता है कि बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं का एक समूह होता है, इनको हम जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और इसमें जो है डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये हमने एक इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, जैसे हमने बनाया कि ये क्या है, आप इसको बनाइए अपनी कॉपी में, तो आप बड़ी इजीली जो है इसको बना सकते हैं। अब हमने इसको 2 बना दिया, इसको भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप जो है इजीली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इस वाले टिश्यू का देखिए आप, तो यहाँ पे जो कोशिकाओं का समूह होगा, ठीक है, ये जो होंगे आपके सिंपल स्थायी ऊतक, ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल बनाया, फिर इसमें बना दिया, ये बना दिया इसी में, और फिर हमने सब बहुत सी जो है कोशिकाओं को इसमें ज्वाइन कर दिया। अब हमने कहा कि जितनी मैंने टिश्यू को यहाँ बनाया है, जितनी मैंने कोशिकाओं को बनाया है, आप इसको अपनी कॉपी में बनाइए, तो आपको दिक्कत होगी कि आपने इसमें कितनी कोशिकाएं एडजस्ट की है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको देखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा या आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो सिंपल स्थायी ऊतक होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल होता है, ठीक, और इनके बीच का जो स्पेस होता है, यानी 2 कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है वो इसमें अधिक होता है। सिंपल वाली स्थायी ऊतक में इनमें जो है ये अधिक होता है, और ज्यादातर ये जो कोशिकाएं होती हैं ये लिविंग्स यानी सजीव होती हैं, ठीक। और परमानेंट वाले टिश्यू की बात करें तो इनके बीच का जो इंटरकैलरी स्पेस है, यानी कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है वो कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो थोड़ा सा जटिल उनको बताया जाता है, क्योंकि भाई जब स्पेस कम रहेगा तो बताया जाएगा भाई इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक। अब जो जटिल स्थायी ऊतक है, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपके जो जटिल वाले हैं इनमें आपके 2 हैं। पहला है आपका एक जाइलम, और दूसरा है आपका फ्लोएम, ठीक। ये तो हो गया आपके कॉम्प्लेक्स, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसके बाद जो सिंपल वाले हैं इनको भी 3 पार्ट्स में, यानी 3 कैटेगरी में इनको भी, मतलब ये जो होते हैं ये भी 3 होते हैं। पहला जो है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा आपका स्क्लेरेन्काइमा, और जो लास्ट आपका थर्ड है वो आपका है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा। ये 3 जो है सिंपल, आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जाइलम एंड फ्लोएम।
अब देखते हैं कि अगर हम पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो पैरेन्काइमा जैसा अभी हमने बताया कि सिंपल इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी आसान होता है, और ये जो है सबसे सरफेस यानी ऊपरी वाले पार्ट्स में पाए जाते हैं। अगर प्लांट्स का जब आप उसका टीएस स्ट्रक्चर काट के देखेंगे तो जो ऊपर वाली कवरिंग होती है यानी उसके जो छिलके होते हैं पौधों के, उस वाली लेयर के बीच में अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में कुछ जो पैरेन्काइमा के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पैरेन्काइमा के जिन कोशिकाओं में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तो जिनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है उन कोशिकाओं को अलग से नाम दे दिया गया क्लोरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा है। ठीक है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा हिंदी में इसको क्लोरेनकाइमा। अब इसी में ही पैरेन्काइमा के कुछ, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो जल में पाए जाते हैं, तो उनके बीच में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में कुछ खाली स्पेस होता है जिनमें जो है एयर भरी रहती है, जिसकी वजह से वो पानी के सरफेस में तैरते रहते हैं, इसलिए उनको जो है एरेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने जलकुंभी का पौधा देखा होगा तालाब वगैरह में, ये ऊपर पानी की सतह पे ही तैरता रहता है। ठीक, देन आपका जो लास्ट वाला आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये जो है काफी स्ट्रांग होती है और जो है ओल्ड सेल्स होते हैं, इनमें जो है डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और ये पौधों के सपोर्ट यानी सहायता के लिए हेल्प करती है, और ये ज्यादातर प्लांट्स का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, सेंटर में यानी कि जो सबसे कठोर वाला भाग होता है, उनमें पाया जाता है, और उसी को हम जो है स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जो परमानेंट टिश्यू वाले हैं, परमानेंट के जो सिंपल यानी सरल स्थायी ऊतक है वो 3 पार्ट्स में है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जैसे अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो आपने नारियल का छिलका देखा होगा, जो सूखे वाले नारियल होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड यानी कि टाइट होते हैं, थोड़ा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो वो जो उनके नारियल के जो रेशे होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के ही द्वारा बनाए गए रहते हैं। ठीक है, देन आपका लास्ट दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए, जो जाइलम और फ्लोएम की अगर बात करें तो जाइलम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें आपका पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसेल्स, या हम इसे हिंदी में वाहिका बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स यानी कि जाइलम रेशे, जाइलम के जो रेशे हैं वो हैं, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 पार्ट्स जाइलम में पाए जाते हैं, जो भोजन के जल तथा जो खनिज पदार्थ है, जो खनिज तत्व होते हैं, उन सबको जो है अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें जो आपका ट्रैकिड्स होता है ये दिखने में जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेलनाकार या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी इनकी सरफेस पे जो है छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा आपका जो है वेसेल्स, वेसेल्स भी एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, इनमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये भी बेलनाकार नलिका के आकार का होता है। जाइलम फाइबर्स ये नॉर्मली रेशे होते हैं। उसके बाद आपका जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ट्यूब की तरह, बट इसमें जो है एक न्यू करें तो जो ट्यूब होते हैं ये आपस में अरेंज होते हैं। ठीक है, जो रॉड की तरह है, और ये सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप छोटे छोटे ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये है बीच बीच में ये सेगमेंटेड होते हैं, और इनमें जो है पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस भी है, केंद्रक भी है आपका, साथ ही साथ इनका साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, और ये कुछ इस तरह से यानी कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, और ये कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। और जाइलम का जो मुख्य काम होता है ये पौधों में जो है खनिज लवण एवं जल का जो है परिवहन करना।
नेक्स्ट आपका फ्लोएम। फ्लोएम में भी ज्यादातर जो भी सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, वो जो जाइलम की हैं वो भी फ्लोएम की हैं। सिर्फ एक दो इसमें चेंज है। जैसे अगर हम ट्रैकिड्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लोएम में ट्रैकिड्स न पाके सीव ट्यूब, जिसे हम चालनी नलिका कहते हैं, ठीक, ये पाया जाता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी ट्यूब की तरह है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग पार्ट भी, सेगमेंटेड भी है। इसमें ऊपर जो है सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है कंपेनियन सेल या चालनी प्लेट्स पाई जाती हैं। उसके साथ ही साथ इसमें साथी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फूड वगैरह जो भी है उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और इनमें ये देखेंगे इस आउटर सरफेस पे पौधे का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, यानी सबसे ऊपरी वाला जो कोशिकाओं की जो लेयर्स होती हैं, वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक। और जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, यानी फ्लोएम की जो रेशे होते हैं, वो जैसे जाइलम में जो रेशे पाए जाते हैं वैसे फ्लोएम में भी रेशे पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें अगर हम इस जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो मोस्टली सिर्फ फंक्शंस की बात, इनके क्या मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य वही कि जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है ये फूड, जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड सब्सटेंस बनते हैं उनको जो है प्लांट्स के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और जब हम प्लांट्स की स्टेम में बात करें, अगर हम उसके तने की बात करें या उसकी जड़ की बात करें, उसका हम ये सेक्शन अगर काट के देखते हैं तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एकदम सेंटर में ही पाए जाते हैं, यानी पौधों का सेंटर में एक चारों तरफ से इनकी एक सर्किल होती है, यानी कि एक घेरा बन जाता है। उस घेरे के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम वेस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं, यानी संवहन ऊतक में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। और इसी संवहन ऊतक के बेस पे, यानी कि वेस्कुलर बंडल है, अगर वो किसी भी तने या जड़ में पाया जाता है तो वो जो तना होगा वो आपका डाइकाटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री होगा। और अगर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, वो जो आपका तना होगा वो मोनोकाटिलिडन्स या एक बीजपत्री होगा। जैसे आपको मक्का हो गया और चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये एक बीजपत्री में आते हैं, ठीक है। ये था आपका प्लांट यानी पादप ऊतक का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक के टाइप्स, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक। तो ये तो हो गया। इसमें एक आपका और है प्लांट्स में कि मुख्य रूप से अगर पौधों की बात करें तो पौधों के जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है पौधों में। तो पौधों के जो ऊतक होते हैं, पत्तियों का सबसे ऊपरी वाला भाग अगर देखें तो वो थोड़ा सा चिकना होता है। जैसे इस वाले अगर हम पत्ती की बात करें तो सबसे ये वाला जो पार्ट होता है वो चिकना होता है, ठीक। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रफ होता है। इस चिकने वाले भाग को अगर हम सॉफ्ट करेंगे तो इसके नीचे जो है छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देंगे, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। और उन रंध्र के चारों तरफ कुछ बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जल के लिए, मतलब जल के वाष्पोत्सर्जन क्रिया में ये हेल्प करता है, जल को बाहर निकालने के लिए, तथा जो है जो ऑक्सीजन वगैरह उनको भी हेल्प करने में ये सहायता करता है। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो पौधों की पत्तियों की सतह पे पाए जाने वाले जो इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस कोशिकाओं के नीचे पाए जाते हैं स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के ही द्वारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए आराम से, बुक्स को भी पढ़िए और इसको भी पढ़ते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, गुड डे, जो भी है आपका समय, जब भी आप देख रहे हो, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।